अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पलवशा महमूद और हेल्थ 21 में ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम लोग इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। एक बार फिर से डेंटल डिजीज़ को लेके, डेंटल डिजीज़ क्या हैं, क्यों होते हैं, इनका क्योर क्या है, ब्रेसेस क्यों लगते हैं और इन तमाम जो है वो जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स है डेंटल से रिलेटेड, उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सना नजम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे तो मेरा यहाँ, मैं यूजुअली यहाँ शोज़ करती रही हूँ, पहले भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, दांतों की डिजीज़ के हवाले से और गम्स डिजीज़ के हवाले से, और आज फिर आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और यूजुअली क्या है कि हम लोग जितना भी अवेयरनेस लोगों को कर रहे हैं, मतलब जितना अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अभी भी इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, अपनी हेल्थ को बहुत सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। एजुकेशन और हेल्थ मुझे लगता है कि बहुत ही पीछे चली जाती है। हम बहुत सारी और दूसरी चीज़ें जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ पे अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कोई भी किस्म का एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही यूजलेस एक्सपेंस है, जबकि आप जितना अपनी हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, जितने टाइम तक हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, उतनी आपकी लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाता है, ना सिर्फ आपकी बॉडी के हवाले से बल्कि आपके दांतों के हवाले से भी। यूजुअली क्या होता है कि हम छोटे मोटे डिजीजेज होते हैं, हम सोचते हैं उस पर खर्च ना करें या हम डॉक्टर को ना दिखाएं, और होते होते वो छोटे छोटे मसले जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव मसले बन जाते हैं, इतने ज़्यादा बड़े मसले बन जाते हैं कि फिर आपकी अमाउंट भी ज़्यादा लग रही होती है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है और आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होते हैं। तो मेरा हमेशा से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहना रहता है कि भाई आपके छोटा मोटा भी कोई मसला हो, आप ज़रूर जाएँ, हमारे पास आएँ, किसी और के पास जाएँ और किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, बस बशर्ते कि वो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएँ, कोएक्स के पास ना जाएं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे असल में डेंटिस्ट्री का इतना ज़्यादा बुरा हाल था एक टाइम। अगर आप 10 साल पहले की बात हम कही जाए तो कोएक्री इतनी ज़्यादा थी कि हम जब हम खुद डॉक्टर बने, खुद डेंटिस्ट बने, तो हमें अपनी कुछ फैमिली के लोग होते थे, बड़े लोग, उनको भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था कि भाई हम डेंटिस्ट हैं, एजुकेटेड डेंटिस्ट हैं, आप कोएक्स की तरफ ना जाएँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमस थे और लोगों को इतना वो सेटिस्फाई भी कर लेते अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से। अगर काम देखा जाए तो ऑब्वियसली वो काम तो वो नहीं कर सकते जो हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बेशक काम वो नहीं कर सकते। और अगर बेसिक आपको डेंटल के हवाले से या अपने दांतों के हवाले से या कोई भी हेल्थ इशू हो तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए। डॉक्टर, मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिक डेंटल डिजीज़ क्या होती हैं, क्योंकि अक्सर हर घर में देखा जाता है कि कोई ना कोई फ़र्द जो है वो दांतों के मर्ज़ में मुब्तला होता है। देखिए, बेसिक डेंटल डिजीज़ में सबसे पहले आपकी गम्स इन्फेक्शंस आ जाते हैं। मसूड़े का इन्फेक्शन आपने देखा होगा, बहुत रिनॉन्ड ब्रांड है जिसका एक स्लोगन है कि जब वो एप्पल खा के स्पिट करते हैं तो फौरन ब्लड का स्पॉट आ जाता है। जैसे ही आपके पास ब्लड का स्पॉट आए, ब्रश में आ रहा है, एप्पल खाते हुए आ रहा है, या आपने स्पिट किया, सुबह सुबह ब्रशिंग करी और आपने जैसे ही थूका तो फौरन एक खून का एक कतरा या खून का कोई स्पॉट आ गया है, आपको फौरन चाहिए डॉक्टर को दिखाएं जाके। वहाँ से आपको गम्स के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये ब्लीडिंग जो है वो एक साइन है एक तरीके का कि आपको ऑलरेडी गम्स का इशू हो चुका है, और गम्स के इश्यूज आगे चल के दांत को लूजन करने पे आ जाते हैं, यानी दांत ढीले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ बड़ी उम्र में लोगों के दांत ढीले होते हैं, आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो यंग बच्चों के, यंग लड़कों लड़कियों के भी दांतों में ये प्रॉब्लम होना, लूजन ऑफ टीथ, बहुत कॉमन हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये मीठा खाना, मीठा खा रहे हैं, दांतों की सफाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, एक्सेस मीठा। एक चीज़ अगर आप देखा जाए 15 ईयर्स बैक तो स्वीट जो थी वो सिर्फ शादियों में या किसी तकरीब में खाते थे हम लोग। यूजुअली कि फेस्टिवल है, कोई ईद है, त्यौहार है तो मीठा खा रहे हैं। आजकल देखा जाए तो इतना कॉमन हो गया है। बेकरीज पहले होता था एक सोसाइटी में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बेकरी होती थी, अभी अगर देखा जाए तो फूड स्टेप पे आपको बेकरीज मिल जाती हैं। इसमें अगर चॉकलेट्स देखी जाए या कैंडीज देखी जाए तो इतनी ज़्यादा उसकी प्रमोशन होती है, इतनी कैंडीज़ की प्रमोशन हो रही हैं, इतनी चॉकलेट्स की प्रमोशन हो रही हैं कि आप कितना भी रोक लें अपने बच्चों को, लेकिन वो ज़रूर उसकी तरफ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि इस टाइम में, अगर आप देखा जाए 10 ईयर्स बैक हम दांतों का ख्याल रखते हैं, अब ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी डाइट बहुत ऑल्टर हो चुकी है। पिज़्ज़ाज एंड फास्ट फूड्स एंड बर्गर्स, दे आर वेरी कॉमन, हम हमारी डाइट में शामिल हो चुके हैं। फ्रेंच फ्राइज हमारी डाइट में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हम इतना स्टार्ची फूड खा रहे हैं, इतना स्टार्च उसमें शामिल है कि उस स्टार्च की वजह से आपके दांत बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सब चीज़ें हमारे डाइट में शामिल हैं जिनकी वजह से हमारे दांत बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। डॉक्टर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हेलिटोसिस क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, हेलिटोसिस जो है ना, बेसिकली इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पायरिया बोला जाता था।
पायरिया की बीमारी, ये अगेन वही है, दांतों से खून आना, सही है। ये इसकी जो वर्सन कंडीशन होती है उसमें दांत लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियली स्टार्ट हुआ, हल्का सा स्पॉट आना शुरू हो गया, पेशेंट जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है। अच्छा, अब उस स्पॉट तो एक चीज़ है, वो तो एक स्पॉट आ रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि मुंह से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई सामने बैठा हुआ इंसान जो होगा वो इतना नागवार गुजर रहा होगा, आप सोचेंगे कि वो उठ के चला जाए, वो हमसे बात ना करे, आपकी पर्सनालिटी पे इसका बहुत बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और उस बेचारे की अपनी गलती भी नहीं होती है, वो क्या करे, स्मेल आ रही है। अब स्मेल आती क्यों है, इसके रीजंस हैं, या तो आपका पेट खराब होगा, ठीक है, या आपको मुंह से खून आता होगा। अब मुंह से खून आ रहा है तो ब्लड की एक पर्टिकुलर एक स्मेल होती है, पेशेंट समझते हैं हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, वो बेसिकली मुंह से नहीं आ रही, वो जो थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आपके मुंह में निकलता जा रहा है, बार बार ब्लड निकल रहा है और वो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड आ रहा है, लेकिन वो आपके नोटिसेबल आंखों से नोटिसेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो आपके मुंह में एक्यूमुलेट हो रहा है और वो अल्टीमेटली जो है स्मेल क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी वजह से जो जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं, गम्स के ऑल अराउंड जरासीम पैदा हो रहे होते हैं, वो पस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। गम्स में इन्फेक्शन हुआ, ब्लीडिंग हुई, पस क्रिएट होनी शुरू हो गई, एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल। इट कैन बी वेरी हार्मफुल। ये दो चीज़ों की वजह से हो रहा है, एक तो ब्लड आने की वजह से, एक पस आने की वजह से, और ये इसी की स्मेल होती है बेसिकली। तो लोग यूजुअली इसको पायरिया से रिलेट करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि फ़ौरन डेंटिस्ट को विजिट करें और अपने वाइटामिन्स को जो है वो ऑल्टर करें। आप ज़रूर चेक करें कि आपके ना वाइटामिन्स डेफिशिएंसीज तो नहीं है, बिकॉज पायरिया यूजुअली वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होगा, पेट की गर्मी की वजह से होगा, पेट ख़राब है उसकी वजह से हो सकता है, आप दांत ही सही साफ नहीं करते हैं, दांतों की क्लीनिंग ही नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी हो सकता है, या आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है, पान, छालिया, इस तरह की कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल, डाइट जो है वो हमारी हेल्थ पे, ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत एक गहरा असर छोड़ती है। डॉक्टर, टीथ अलाइनर क्या है? टीथ अलाइनर्स बेसिकली आजकल आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पे अलाइनर्स, और आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बीच में एकदम एक वीडियो आनी स्टार्ट हो जाती है कि दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े थे और वो उन्होंने ट्रांसपेरेंट ट्रे जो है वो लगाई और दांत सीधे हो गए। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई ये क्या है, इससे कैसे दांत सही हो सकते हैं। हम तो ब्रेसेस के बारे में सुनते थे कि ब्रेसेस दांतों को अलाइन करते हैं। बेसिकली ये एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, 3D सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा ना, दुनिया में अब हर चीज़ 3D साइड पे जा रही है, हर चीज़ की कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन 3D स्टाइल से हो रही है। अगर हम बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की बात भी करें, अगर हम बॉडी को भी ऑल्टर करते हैं, नाक छोटी बड़ी करनी है, आंखें छोटी बड़ी करनी है, या लिप्स को इन्हांस करना है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम ड्राइंग करते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। अब वो कंप्यूटर में पिक्चर जाती है, वो पिक्चर को ऑल्टर करते हैं, आपके लिप्स को इन्हांस करते हैं, एंड यू कैन सी कि मैं अगर लिप्स इन्हांस करा रही हूँ तो मैं कैसी लगूंगी, तो देन यू कैन डिसाइड। तो अगेन द अलाइनर्स आर द सेम। हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट को हम देखते हैं, अगर थोड़े बहुत दांत आगे पीछे हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करनी है, या दांत जो है ऊपर नीचे थे, या दांतों में बहुत ज़्यादा स्पेस था, तो वहाँ पे पहले हम ब्रिसेस का इस्तेमाल करते थे, ब्रिसेस से दांत अलाइन करते थे, अब हम अलाइनर से भी कर सकते हैं। दोनों में बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क है। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने लगी थी कि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं ब्रेसेस को, कि ब्रेसेस दांतों में लगा के, और अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। तो ब्रेसेस और अलाइनर में क्या डिफरेंस है? अलाइनर्स बेसिकली देखें, ये तो ट्रे है, ट्रांसपेरेंट ट्रे है, रबर की ट्रे होती है, बिल्कुल ऐसे आप उसको मूव कर सकते हैं। उसको आपने लिया, अपने दांतों में लगा लिया, हर 1.5 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के बाद वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आ रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप विजिट तो कर ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है, हर दूसरे महीने आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, बार बार आप अब्रॉड से आएँ और ट्रीटमेंट कराएं, तो उनमें हम ये होता है कि उनमें अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट है, दांत आगे पीछे है, तो हम उनका इंप्रेशन लेते हैं, 3D डिज़ाइन करते हैं। 3D डिज़ाइन करने के बाद उनको कुछ ट्रेज होती हैं, डिफरेंट तरीके की ट्रेज होती हैं, उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और ऑन वीडियो कॉल और ऑन कॉल हम उनको बता रहे होते हैं कि इस डे पे, इस मंथ के इस डे पे आपको अपना ट्रे चेंज करना है। तो उसमें होता है, फर्स्ट ट्रे आपने लगाई, उसमें थोड़ी बहुत अलाइनमेंट करी, फिर उसके बाद सेकंड ट्रे लगाई, उसने और अलाइनमेंट करी, इस तरीके से 1 ईयर के अंदर आपके दांत ऑलमोस्ट अलाइंड हो गए। और ये कितने टाइप के अलाइनर होते हैं?
कितने टाइप के अलाइनर्स होते हैं? अलाइनर्स देखें, उसकी टाइप जो डिपेंड्स करता है पेशेंट के ऊपर। तो उसको डिफाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो तो हम पेशेंट को भी नहीं बता सकते, बिकॉज उसमें ये होता है कि पेशेंट की हम कंडीशन देख के फिर हम अलाइनर्स लगाते हैं। लेकिन अलाइनर्स में अगर देखा जाए तो एक होते हैं दांतों की मूवमेंट कराने वाले अलाइनर्स, और दूसरे अलाइनर्स वो होते हैं कि जिसमें उसको भी बेसिकली वो अलाइनर्स की तरह ही होते हैं, वो आपने देखो स्पोर्ट्स वाले लगाते हैं, जो कि आपने देखा होगा ना कि जो बॉक्सिंग कर रहे हैं और हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने दांतों के ऊपर एक शील्ड लगाई हुई होती है। उसको जो है वो भी बेसिकली अलाइनर्स की ही तरह होते हैं, वो एज अ प्रोटेक्शन भी वो यूज करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमने दांत ब्रेसेस से अलाइन कर दिए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि जहां हमने अलाइन किए थे हम वहां पे उन दांतों को स्टेबल कर दें, तो वहां पे भी हम अलाइनर्स को यूज कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, आपने एडवांटेजेस तो बताया अलाइनर के और ब्रेसेस के, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इनके? डिसएडवांटेजेस यही है कि एक्सपेंसिव है। ऑलराइट, मतलब दांतों को कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, दांतों को कोई नुकसान नहीं देते एज सच, बस इसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो कुछ केसेस के लिए है, हर कोई नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं कि जिसको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी अपने फेस की, वो अलाइनर्स लगा के अपने दांत सीधे कर ले, बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में यूजुअली हम सर्जरी साइड पे जाते हैं, ब्रेसेस साइड पे जाते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज हम यही कह सकते हैं कि दे आर एक्सपेंसिव देन ब्रेसेस। अच्छा, ब्रेसेस में ये होता है कि हम ईसा लैब ऑफर करती है कि आप इनिशियल पेमेंट करें और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी ऑल द पेमेंट्स वुड बी लाइक ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। आपने इनिशियली थोड़ा बहुत पे कर दिया आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, और बाकी की जो पेमेंट है आपने उसको तोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट 1 से 1.5 साल में उसको कवर कर दिया। बट इन टर्म्स ऑफ अलाइनर्स का थोड़ा सा इशू ये है कि पेमेंट आर लिटिल बिट हायर, बिकॉज ऑब्वियसली इज अ 3D डिजाइन सिस्टम एंड ऑल, इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू पे ऑल द मनी ऑन द सेम टाइम, मतलब आपने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया है तो जितनी भी आपकी अमाउंट है उसको आप फ़ौरन पे करेंगे। बट वी आर जस्ट ऑफरिंग लाइक ऑन डिस्काउंट्स ऑन बोथ ब्रेसेस एंड अलाइनर्स, और हमने यूजुअल दिसंबर टू जनवरी के लिए इसको डिस्काउंट किया है, बिकॉज अभी विंटर वेकेशंस भी आ जाएंगी बच्चों की, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप विंटर वेकेशंस में बच्चों को ला सकते हैं, उनकी विजिट करा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट तो आप मेरा कहना ये होता है कि वेकेशंस में हमेशा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं आप, ताकि वो जो इनिशियली पेन कंडीशन है वो छुट्टियों में ही आपकी कवर हो जाए। बिल्कुल, ईसा लेबॉर्ट्री अपने पेशेंट्स को जो है वो बहुत अच्छा एक ऑफ़र, एक पैकेज जो है वो ऑफ़र कर रहा है। एक उनकी बहुत अच्छी ऑफ़र है कि आप आएँ और इंस्टॉलमेंट पे अपने, ये बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोसेस हैं, जितने भी ये ट्रीटमेंट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है, और ईसा लेबॉर्ट्री बहुत अच्छा एक पैकेज अपने जो है वो पेशेंट्स को ऑफ़र कर रहा है। डॉक्टर, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है अलाइनर या ब्रेसेस की? मतलब अगर बच्चों में भी देखा जाए तो बच्चे भी लगाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट्स क्या है इनमें? देखिए, पहले ना ऐसा बोला जाता था कि आप जो ना 25 साल या 20 साल के बाद या 30 ईयर्स के बाद ब्रेसेस नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंटरनेशनली 40-50 ईयर्स के लोग भी ब्रेसेस लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे असल में एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यूजुअली ब्रेसेस हम स्टार्ट करते हैं 12 से 14 साल की उम्र में, यूजुअली 14 ईयर्स में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, क्योंकि 12 से 14 साल की उम्र में आपके जो पक्के दांत हैं वो सारे आ चुके होते हैं। सही। उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ दांत आए हैं कुछ दांत नहीं आए, सारे दांत आ चुके होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम उस ट्रीटमेंट का जो असल में रिजल्ट्स का इशू होता है वो यंग एज में रिजल्ट्स आर वेरी गुड, और जल्दी हो जाती है ट्रीटमेंट। अगर बच्चे की उम्र 14 से लेके 20-22 साल के दरमियान है तो हम ऐसे लोगों की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्विकली ऑल्ट्रेशंस हो रही होती हैं, बिकॉज आप ग्रोइंग एज में होते हैं, आपकी हड्डियां भी बढ़ रही होती हैं, आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप जैसे चाहें उनको मोल्ड कर लें। एग्जैक्टली द सेम कुछ कंट्रीज में आपने देखा होगा वो कुछ शूज़ पहना देते थे यंग एज में ना, वो शूज़ पहनाते थे, मेटल शूज़ पहना दिया उनको, तो उनका जो साइज ऑफ द फुट होता था वो एक पर्टिकुलर साइज पे रह जाता था, वो बढ़ता नहीं था। इसी तरह वो नेक में कुछ ऐसे कफ पहना देते थे कि उनकी नेक जो है वो लंबी हो जाती थी, बिकॉज ग्रोइंग एज में ना आप मोल्ड कर सकते हैं चीज़ों को, बट वंस यू गेट ग्रोन तो फिर चीज़ों को मोल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन हैव, बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत लोग कॉन्शियस हैं। अरब कंट्रीज में तो लोग इतने कॉन्शियस हैं कि वो 40-50 ईयर्स में भी आके ब्रेसेस लगवा रहे होते हैं और दांतों की अलाइनमेंट करा रहे होते हैं। सही, हमने अलाइनमेंट के हवाले से बात की, अलाइनर की बात की, ब्रेसेस की बात की, और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की भी बात की, मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट। डॉक्टर, वाइटनिंग की बात करेंगे कि ये जो दांतों की वाइटनिंग है ये इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर इसका क्या है और ये कितना सेफ है?
देखिए दांतों की वाइटनिंग जो है इसका जो प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन लगते हैं। सही। लेकिन हम कुछ कंडीशंस उसको ज़रूर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेशेंट आया और मुझसे बोला कि मुझे तो वाइटनिंग ब्लीचिंग करानी है और मैं उसकी ब्लीचिंग कर दूँ। सही। फर्स्ट आई हैव टू चेक द सेंसिटिविटी कि ऐसा तो नहीं दांत सेंसिटिव है, दूसरी स्पायरिया या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है उसको, या हेलिटोसिस है या कुछ इस तरह का इशू है, तो उसको चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेंसिटिविटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ हम ब्लीचेस के साथ काम कर रहे होते हैं। अगेन ये समझिए जैसे हम बालों को डाई कराने जाते हैं तो वो पैच टेस्ट करके देखते हैं ना आपका, कि ऐसे नहीं कि हमने पैच लगाया और एकदम कोई भी सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। तो हम इसमें भी इसी तरह ब्लीचिंग में भी देख रहे होते हैं कि ऐसे तो नहीं हम पेशेंट की ब्लीचिंग कर दें, उसको एडवाइस कर दें और उसको कोई सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए। तो इनिशियली फर्स्ट हम दांतों के गम्स को हेल्दी करते हैं, अगर उसके अनहेल्दी हैं या सेंसिटिविटी है तो उसकी सेंसिटिविटी को कवर करेंगे। उसके बाद उसके दांत साफ करेंगे अच्छी तरीके से, फिर कुछ फ्लोराइड एप्लीकेशंस होती हैं, फ्लोराइड एप्लीकेशन करेंगे ताकि दांत जो है ना प्रोटेक्टिव हो जाए, किसी ब्लीच से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड देन विल गो फॉर द ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग में भी बेसिकली ये होता है कभी कभी एक ही दफ़ा में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है एक दफ़ा में रिजल्ट नहीं आया तो हम 2 से 3 दफ़ा भी ब्लीचिंग जो है वो रिपीट कर देते हैं। तो इट्स अ होल प्रोसेस। पेशेंट्स की ये शिकायत होती है कि ब्लीचिंग या पॉलिशिंग के बाद या टीथ वाइटनिंग का जो भी प्रोसेस है उसके बाद आपके दांत जो हैं वो मूव करने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं, वो उतने मजबूत नहीं रहते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि हमने स्केलिंग कराई, हमने कोई भी काम कराया, जैसे हम बोलते हैं ना नई गाड़ी लेते हैं तो हम मेंटेनेंस नहीं कराते हैं। हमने गाड़ी तो ले ली, नई ली है, लेकिन हमने सोच लिया हमने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब हम इसको कभी मेंटेन नहीं कराएंगे। व्हेनेवर यू गो फॉर द ट्रीटमेंट तो आपको मेंटेनेंस करानी है एग्जैक्टली द सेम जैसे कि हम अपनी घर की गाड़ी या हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं, हम अप्लायंस की मेंटेनेंस कराते हैं, इसी तरह हमें अपने दांतों की मेंटेनेंस भी करानी है। अगर ब्लीचिंग करा ली है तो उसे 6 महीने साल में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि मैंने ये कराया था, आप देखें कहीं मेरे दांत लूजन तो नहीं हो रहे या कोई इशू तो नहीं हो रहा। अगेन द सेम, अगर आपने स्केलिंग करा ली है, दांत साफ करा लिए हैं, तो साफ कराने के कोई 3 से 4 दिन तक आपको सेंसिटिविटी फील होती है, क्योंकि दांतों पे एक लेयर होती है मैल की जो हट जाती है और दांत एक्सपोज हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। दूसरी चीज़ ये है कि दांत कभी कभी हिलने लग जाते हैं, मामूली से हिल रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे मामूली से दांत हिल रहे थे, मैंने स्केलिंग कराई, स्केलिंग कराने के बाद मैं ईटिंग आउट करने हम चले गए बाहर, हमने ईटिंग आउट भी कर ली, हमने खाना भी खा लिया, हमने जो है ना वो मतलब ऐसी कोई चीज़ खा ली कि जिससे दांत जो है ना वो नुकसान दे रहे थे, हमने नट्स खा लिए, बादाम खा लिए, हमने जो है वो फिजी ड्रिंक्स पी लिए हैं, ये वो। तो हम ज़्यादा यूजुअली मैं कहती हूँ कि आपने अगर करा लिया ट्रीटमेंट तो 5 से 6 दिन थोड़ा सा एहतियात कर लें, ताकि जो दांत अभी एक्सपोज हुए हैं, क्लीन हुए हैं, वो ख़राब ना हो, वो अपनी जगह से हिले नहीं। डॉक्टर जिस तरह आपने तकरीबन अपनी हर बात में डाइट का जिक्र किया कि हमारी डाइट जो है हमारे दांतों पे बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो डाइट कोई स्पेसिफिक डाइट है दांतों के लिए कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे दांत जो है वो मजबूत रहें? देखिए दांतों के लिए जो बेसिक जो है ना डाइट, एक तो ये है कि मीठा कम खाएं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। फास्ट फूड को अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कम कर दें, मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म कर दें, ऑब्वियसली इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है और सब कुछ हो रहा है और इतनी हमारी गैदरिंग्स होती हैं तो हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा कम कर दें, बैलेंस डाइट की तरफ आ जाएं। ये नहीं कि हम अगर फास्ट फूड ले रहे हैं तो हम वीक के 5 डेज हम फास्ट फूड ही खाना, ओबेसिटी भी कॉज करेगा, दांतों को भी ख़राब करेगा, तो उसको कट डाउन करें। अच्छा, सिगरेट, पान, छालिया, इनसे थोड़ा सा आप दूर हो जाएं, इनसे बिल्कुल दूर हो जाएं तो आपके लॉन्ग टर्म तक दांत मजबूत रहेंगे। दूसरी चीज़ आपका कैल्शियम इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही, आप कितना कैल्शियम ले रहे हैं। और देखो टूथपेस्ट के अंदर भी आजकल कैल्शियम और फ्लोराइड डाला जाता है, इसलिए क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करता है। हमने कैल्शियम वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, वो दांतों को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी कैल्शियम इनटेक जो बढ़ जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। तो बेसिकली कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब दांत आ रहे हों तो आपको चाहिए कि बच्चों का कैल्शियम मेंटेन रखें। बिल्कुल। हम लोग तो लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेते हैं, यूजुअली डेंटिस्ट इतनी प्रैक्टिस नहीं है, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम ईसा लेबोरेटरी में जब हमारे पास बच्चे आते हैं और उनके दांत जो है वो भुरभुरा रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम हम उसका कैल्शियम और विटामिन डी टेस्ट कराते हैं, देखने के लिए कि इसके अंदर लेबोरेटरी भी अपने पेशेंट्स का जो है वो ये टेस्ट करती है। इसके अलावा डाइट का हमारे ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल डाइट हमारी प्ले करती है। इसके अलावा दांतों पे डाइट का एक बहुत गहरा असर पड़ता है। आपके ब्रशिंग मेथड, बहुत ब्रशिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह कर रहे हैं और आपने अपने दांतों को कितने टाइम तक जो है वो सेफ रख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सना मौजूद थी और आज के सेशन में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हमारे नाज़रीन को आगाही फराहम की। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ईसा लेबोरेटरी की जानिब से ये हेल्थ 21 शो का इनेकाद किया गया और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।